एंड पैराथायराइड डिजीजेस। आज जो लेक्चर है वो हम लोगों ने मर्ज किया है क्योंकि एक वीक जो है किसी प्रॉब्लम की वजह से एक वीक जो है वो क्लासेस ऑफ थी। इसी वजह से हमने दो लेक्चर्स को आज यहाँ मर्ज किया। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर फिर भी आपको लगा कि मैं फास्ट जा रही हूँ तो आप बीच में मुझे रोक के पूछ सकते हैं। तो आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड एंड पैराथायराइड डिजीजेस, यानी कि अगर थायराइड के ग्लैंड्स की अगर डिजीजेस है, यानी कि हाइपर पैराथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, हाइपर एंड हाइपो यानी कि इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन की जो ट्रीटमेंट है वो पढ़ेंगे, और पैराथायराइड के भी इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन्स एंड डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन्स, उसकी ट्रीटमेंट हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिजीज, जो आपने लेक्चर के उस पर भी देखा होगा कि क्या है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिजीजेस हम करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी रिकॉल करेंगे, जैसे सिंथेसिस का स्टेप्स है, उसके मेटाबॉलिज्म, थोड़ा भी उसके इफेक्ट्स देखेंगे थायराइड हार्मोन्स के क्या है वो। अगर आप मुझे बताना चाहें तो आप भी बता सकते हैं, लेकिन जस्ट क्विक रिकॉल करेंगे हम थायराइड हार्मोन्स की फिजियोलॉजी का। ठीक है, और यूज जो प्रिपरेशन यूज होती है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हाइपरथायराइडिज्म के केसेस बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है, तो सबसे पहले हम उसको लेके चलते हैं। तो उससे पहले प्रोसीड करने से पहले मैं फिजियोलॉजी को लेके चलूंगी। ठीक है, एज यू ऑल नो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट टू टाइप्स ऑफ हार्मोन। ठीक है, जैसे फॉलिकल सेल्स, अलग फॉलिकल सेल थायराइड हार्मोन रिलीज करता है, और पैराफॉलिकल सेल जो है वो कैल्सिटोनिन रिलीज करता है। ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स जो है ऑफ थायराइड ग्लैंड सिक्रीट आयोडीन कंटेनिंग अमाइनो एसिड which are T3 and T4, यानी कि ट्राइआयोडोथायरोडीन एंड टेट्राआयोडोथायरोडीन, यानी कि T3 and T4 थायराइड हार्मोन्स, जो बेसिक थायराइड हार्मोन्स है, रिलीज बाय सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स। पैराफॉलिकुलर सेल्स जो है वो आपकी क्या सिक्रीट करता है, आपके कैल्सिटोनिन रिलीज करता है। ठीक है भैया, लेजर पॉइंटर यूज करना। ठीक है, अच्छा, और मोस्टली थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करते हैं थायराइड हार्मोन्स, उसका फंक्शन क्या होता है कि वो मेंटेन करता है नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, स्केलेटल एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्रोथ को वो आपके मेंटेन रखता है। ये मैंने पहले ही जब मैं ग्रोथ हार्मोन्स करवा रही थी तो उसमें बोला था कि ग्रोथ हार्मोन बेसिकली आपके जो लीन बॉडी मास है, मतलब लीन स्ट्रक्चर की जो बेसिक ग्रोथ है वो ग्रोथ हार्मोन करवाता है, लेकिन उसको एडअप कौन करता है, आपके थायराइड हार्मोन्स। और जो नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैचुरेशन जो है वो भी थायराइड हार्मोन्स ही करवाते हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अब रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन सिक्रीशन, ये आपको पता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज करता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, देन जो एक्ट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी में, इंटीरियर पिट्यूटरी देन रिलीज करता है इन रिस्पॉन्स टू टीआरएच, रिलीज करता है टीएसएच, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर वो एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड्स में और वो रिलीज कराता है T3 एंड T4। ठीक है, इसका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है बोथ एट पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक लेवल पे, और अपनी रिलीज को वो ब्लॉक करवा देता है। ठीक है, अपनी रिलीज को, थायराइड हार्मोन्स की रिलीज को वो ब्लॉक करवा देता है आपके नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, अच्छा, अब जो सिंथेसिस के जो स्टेप्स है थायराइड हार्मोन्स के, ठीक है, ये आप लोगों को पता है कि आयोडीन जो है वो कंबाइन करेगा टायरोसिन यानी कि एक अमाइनो एसिड से, देन वो मोनोआइनो टायरोसिन और मोनो और डाईआयोडो टायरोसिन बनाएगा, देन उसकी कंप्लीट रिएक्शंस होगा। बेसिकली मेरे ख्याल से आपने फिजियोलॉजी में ये रिकॉल आपने पढ़ चुके होंगे, जस्ट हमने यहाँ पे क्विक रिकॉल करवाओगे। ठीक है, आयोडीन कहाँ से आया हमारे पास, जो भी आयोडीन हमने डाइट ले लिया उसकी अपटेक होगी आपके एक्टिव प्रोसेस के थ्रू, यानी कि को ट्रांसपोर्ट होती है, सिम्पोर्ट होती है, यानी कि सोडियम एंड आयोडीन की सिम्पोर्ट होती है, और आयोडीन जो है अपटेक होता है थायराइड ग्लैंड जो है फॉलिकुलर सेल्स के थ्रू आपके जो एपिकल जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है वहां पे आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो सोडियम आयोडीन को ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, आयोडीन जो है सोडियम के साथ जो है वो अंदर आता है। ठीक है, फिर सोडियम एंड पोटेशियम पंप के थ्रू वो बैलेंस हो जाता है सोडियम लेवल्स। ठीक है, आयोडीन आया अंदर आयोडाइड की फॉर्म में, देन उसकी ऑक्सीडेशन हुई।
देन आयोडाइड की ऑक्सीडेशन में इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है, उसके ऑक्सीडेशन से वो आयोडीन में कन्वर्ट हुआ। देन जो थायरोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपके थोराइड फॉलिकुलर सेल्स में जो थायरोग्लोबिन जो प्रोटीन है, उस पे टायरोसिन कंपोनेंट के साथ, जो उसका टायरोसिन, थायरोग्लोबिन एक प्रोटीन है, उसका टायरोसिन कंपोनेंट के साथ आपका आयोडीन आके कब बाइंड कर जाता है। अगर एक आयोडीन एक टायरोसिन कंपोनेंट के साथ मिलकर बनेगा, कंबाइन होगा तो मोनोआयोडोटायरोसिन है। अगर दो आयोडीन बनेगा, कंबाइन करेगा टायरोसिन के साथ, विच इज डाईआयोडोटायरोसिन, ठीक है। अब उसके बाद कपलिंग रिएक्शंस होते हैं। कपलिंग रिएक्शंस मींस वन मॉलिक्यूल ऑफ MIT कंबाइन विद वन मॉलिक्यूल ऑफ DIT, तो क्या बनाएगा आपके T3। अगर दो मॉलिक्यूल्स ऑफ DIT कंबाइन होगा तो वो क्या बनाएगा T4। देन प्रोटोलाइसिस होगा, थायरोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में आपके जो हार्मोन्स हैं वो आपके स्टोर रहेंगे। लेटर ऑन प्रोटोलाइसिस होगा एंड देन वो हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे जो एक्ट करेंगे आपके पेरिफेरल टिश्यू में। अब पेरिफेरल टिश्यू में भी मोस्टली हमारे पास रिलीज T4 ही होता है, एंड सम एक्सटेंड ऑफ T3 भी थायराइड हार्मोन ग्लैंड से रिलीज होता है, लेकिन बेसिक फंक्शन होता है कि T3 जो है, T4 जो है वो T3 में विद इन सेल कन्वर्ट होता है एंड देन वो आपका इफेक्ट करवाता है, ठीक है। अगर हमने हाइपरथायराइडिज्म को ट्रीट करेंगे तो हर स्टेप्स पे हमारे पास ब्लॉक करवाने के लिए ड्रग्स मौजूद है, ठीक है। वो मैं आगे और तफसील से कराऊंगी, लेकिन एक दफा फिर से रिकॉल करवा देती हूँ कि आपका आयोडीन कंपोनेंट जो है, जो ऑक्सीडाइड फॉर्म है, वो बाइंड करेगा टायरोसिन कंपोनेंट ऑफ थायरोग्लोबिन मॉलिक्यूल से, ठीक है। ये तो या तो MIT बनाएगा या DIT बनाएगा। देन उसके बाद आफ्टर दैट देयर इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन होगा तो आपके पास आइदर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ DIT कंबाइन होंगे और आइदर वन मॉलिक्यूल ऑफ DIT एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ MIT कंबाइन होगा, और वो आइदर T3 एंड T4 कपलिंग रिएक्शंस के थ्रू करवाएगा, ठीक है। ये कपलिंग रिएक्शंस हो गए। देन आपके पास ये अगर इसके पास दो DIT कंबाइन है तो वो T4 है, ठीक है। अगर वन मॉलिक्यूल ऑफ MIT एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ DIT है तो हमारे पास T3 है, ठीक है। फिर उसके बाद वो जब तक स्टोर रहता है, जब तक वहां पे TSH आके रिसेप्टर पे बाइंड करके वहां पे सिग्नल ना पहुंचा दे और प्रोटोलाइसिस एंजाइम जो है इसको ब्रेक डाउन ना करा दे। प्रोटोलाइसिस एंजाइम इसको ब्रेक डाउन करवाएगा थायरोग्लोबिन मॉलिक्यूल को फ्री फॉर्म ऑफ T3 एंड T4, देन आपके पास रिलीज होगा विद इन साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में T3 एंड T4 रिलीज होगा। मेजर कंपोनेंट इसमें कौन सा है? T4 का, एंड लेसर अमाउंट जो है T3 की है। अब वहां पे ब्लड में क्या होता है कि ये मोस्टली बाउंड फॉर्म में होते हैं, मोस्टली प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है ना इसको बाउंड कर रखती है। 70% जो है वो ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल बाइंड करता है, जो प्रोटीन्स होती है 70% जो है वो ग्लोबुलिन से बाइंड करता है, एंड 15% जो है वो एल्बुमिन से बाइंड करती है, जो थायराइड हार्मोन्स है, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें कुछ पोर्शन जो फ्री फॉर्म है, ठीक है, जो फ्री फॉर्म ऑफ आपके T4 है या T3 है, वो आपके जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा विद इन दी साइटोप्लाज्म। अब विद इन दी साइटोप्लाज्म भी T4 जो है वो कन्वर्ट होगा पहले T3 में, यानी कि T4 का डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं होता, T4 का डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं होता। विद इन द सेल वो ट्रांसपोर्ट होके इनिशियली T3 में कन्वर्ट होगा। देन T3 जो है यानी कि आपका T4 जो है फ्री फॉर्म ऑफ T4 जो है वो विद इन साइटोप्लाज्म आपके ट्रांसपोर्ट हुआ, और वहां पे वो डीआयोडोनेज हो जाएगा। डीआयोडोनेज की मौजूदगी में वो T3 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। T3 देन आपके पास न्यूक्लियस में उसके रिसेप्टर्स हैं, उससे बाइंड करके ये जेनेटिक लेवल पे, एक DNA लेवल पे आपके इफेक्ट करवाएगा, क्योंकि ग्रोथ का कहीं पे भी, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन भी प्रोटीन इन नेचर था, ये भी अमाइनो एसिड से कंबाइन होके बना है, लेकिन इसी वजह से जो भी ग्रोथ और नर्वस सिस्टम की मैच्योरेशन में भी जो अफेक्ट करता है ना, उसके लिए जेनेटिक इफेक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि ग्रोथ और मेजर ग्रोथ जो करवाता है उसमें एनाबॉलिक इफेक्ट्स होना चाहिए, और एनाबॉलिक इफेक्ट्स के लिए प्रोटीन फॉर्मेशन जरूरी है। तो यही ग्रोथ हार्मोन का भी मैंने बताया था कि न्यूक्लियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, वो भी इनडायरेक्टली कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करवाते हैं। इसी तरह T3 का भी डायरेक्टली आपके पास न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है,
ठीक है, वहां से वो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स है T3 का और रिसेप्टर्स का, वो डीएनए में आपके में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को इंक्रीज करवाता है, और ग्रोथ को इंक्रीज करवाता है, ठीक है, और नर्वस सिस्टम के मैचुरेशन करवाता है, ठीक है। ये चीज जो मैंने पीछे आप लोगों को एक एज अ एनिमेशन बताई थी, वो चीज मैंने यहाँ पे स्टेप्स एज अ टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दी है। यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या है कि आयोडीन जो है वो को ट्रांसपोर्ट के थ्रू सोडियम आयोडीन सिम्पोर्ट या को ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुआ विद इन दी फॉलिकल्स, देन उसकी ऑक्सीडेशन हुई, देन उसकी आपकी आयोडीनेशन हुई टायरोसिन कंपोनेंट के साथ, ठीक है, फिर देन कम्प्लीट रिएक्शंस हुए, एंड देन फाइनली आपके रिलीज होगा इन द अगर इन द रिस्पॉन्स ऑफ प्रोटोलाइसिस, जब आपके पास वहां पे इन द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं बता चुकी हूँ कि T4 का डायरेक्टली एक्शन नहीं होता इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीनेस एंजाइम, ये डी आयोडीनेस होगा इन T3 में, एंड देन T3 का न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स में ये ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए और ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए करवाएगा, और देन सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन्स करवाएगा, जिसके बाद आपके पास जो ग्रोथ फॉर्मेशन है या बोन फॉर्मेशन है वो इंक्रीज होगी, मैचुरेशन ऑफ सीएनएस इंक्रीज हो जाएगा, बीएमआर इंक्रीज होगी, मेटाबॉलिज्म में भी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कराएगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस वगैरह इंक्रीज करवाएगा, लैपोलाइसिस को इंक्रीज कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, और मोस्टली ये कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज करवा सकता है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक आउटपुट के इस तरह से क्योंकि ये बीटा रिसेप्टर्स की एक्सप्रेशन को इंक्रीज करवाता है मोस्टली थायराइड हार्मोन्स जेनेटिक लेवल्स पे। अब सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन है हाइपरथायराइडिज्म, यानी कि हाइपरथायराइडिज्म मींस इंक्रीज लेवल्स ऑफ T3 एंड T4, ठीक है। तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले एंटी थायराइड ड्रग्स, वो वाली ड्रग्स हैं जो आपके पास हाइपर एक्टिव जो थायराइड ग्लैंड्स है उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करवाए। एज अ लेमैन अगर मैं बोलना चाहूँ, एज अ मतलब आराम से अगर इजी वर्ड्स में बोलना चाहूँ तो ये जो है एंटी थायराइड ड्रग्स हैं जो आपके पास थायराइड ग्लैंड्स हार्मोन्स की सिंथेसिस को या रिलीज को या उसके इफेक्ट्स को डिक्रीज करवा दें, ठीक है। और आपके जैसे थायरोटॉक्सिकोसिस है ड्यू टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, उसकी ट्रीटमेंट में मोस्टली ग्रेव डिजीज है जैसे टॉक्सिक नोडुलर ग्वाइटर है, उसकी ट्रीटमेंट में मोस्टली हमारे पास एंटी थायराइड ड्रग्स यूज होगी। उसका मैकेनिज्म क्या है? आइदर ये प्रोडक्शंस को डिक्रीज करवाती है, प्रोडक्शंस का डिक्रीज कराने का स्टेप्स है ना वो यहीं से शुरू हो जाता है, यहाँ से, यानी कि आयोडीन का जो अपटेक होता है ना वहीं से एंटी थायराइड ड्रग जो है हमारे पास काम करना शुरू कर देती है। जैसे हमारे पास ऐसी भी ड्रग्स हैं जो आयोडीन की ट्रांसपोर्ट विद इन दी फॉलिकुलर सेल्स ब्लॉक करवाए, ठीक है, क्योंकि इसमें क्योंकि आयोडीन जो है वो आयोडाइड जो है वो एनाइन कंपोनेंट आइन है, तो इसी तरह हम एनाइन जो है ड्रग्स देंगे जो इससे कंपीट करवा के इसकी एंट्री विद इन दी फॉलिकुलर सेल्स इनहिबिट करवा दे, ठीक है। एनाइन हमारे पास ड्रग्स हैं जो इसकी ट्रांसपोर्ट विद इन दी फॉलिकुलर सेल डिक्रीज करवा दे। दूसरा स्टेप्स क्या होता है हमारे पास? पेरोक्सिडेज एंजाइम जो आपके पास आयोडाइड की ऑक्सीडेशन करवाता है इनटू आयोडीन। तो हमारे पास ऐसी भी ड्रग्स है जैसे थायोमाइड्स, ठीक है, वो क्या करवाती है? पेरोक्सिडेज एंजाइम को ब्लॉक करवा के, पेरोक्सिडेज एंजाइम को ब्लॉक करवा के आयोडीन ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड जो है वो ब्लॉक करवा देता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ आयोडीन ही देन बाइंड करेगा टायरोसिन कंपोनेंट ऑफ थायरोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के साथ। अगर वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो वो कपलिंग रिएक्शंस भी नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि ऐसी ड्रग्स भी है जो कपलिंग रिएक्शंस को डायरेक्टली ब्लॉक करवा दे, यानी कि आयोडाइड से, ठीक है, वो कपलिंग रिएक्शंस को ब्लॉक करवा सकती है। तीसरी चीज क्या है कि मैंने बताया था कि फाइनल स्टेप्स क्या था सिंथेसिस के बिफोर, कि आपके पास रिलीज का क्या फाइनल स्टेप था थायराइड हार्मोन के, कि प्रोटोलाइसिस होगी थायरोग्लोबिन मॉलिक्यूल की, देन हमारे पास फ्री फॉर्म ऑफ T3 एंड T4 आपके फॉलिकुलर सेल्स से रिलीज होगा। तो अगर मैंने प्रोटोलाइसिस एंजाइम को ब्लॉक करवा दिया बाय गिविंग आयोडाइड्स, ठीक है, बाय गिविंग आयोडाइड्स, तो आपके पास रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन विल बी डिक्रीजेस, ठीक है। अब मैंने बताया था कि पेरिफेरल में भी आपके पास मोस्टली जो है T4 है, लेकिन वो T3 में कन्वर्ट होगा और फिर वही T3 ही मेजर एक्शन करवाता है। अब हमारे पास ऐसी भी ड्रग्स हैं जो पेरिफेरल टिश्यूज में कन्वर्जन ऑफ T4 इनटू T3 ब्लॉक करवा देता है,
ठीक है, कन्वर्जन ऑफ T4 into T3 ब्लॉक करवा देता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो मेजर एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स है वो नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई बेटा? बेसिक क्लासिफिकेशंस है, ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, अगर कुछ भी नहीं समझ कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे चैट में पूछ सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी लेक्चर है, इस वजह से मैं जरा फास्ट जाऊंगी। ठीक है, अच्छा, तो क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन क्या है? थायोमाइड डेरिवेटिव्स है, थायोमाइड डेरिवेटिव्स हैं कार्बन, जो आपकी पर ऑक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक करवा रही थी। ठीक है, विच इज कार्बिमेजोल, मेथामेजोल एंड प्रोफाइल थायोरेसिल। ठीक है, अब है हार्मोन रिलीज को जो ब्लॉक करवाए, जो प्रोटोलाइसिस को भी ब्लॉक करवाए। ठीक है, आयोडाइड्स के डुअल इफेक्ट्स है, ये सिंथेसिस को भी ब्लॉक करवा सकता है बाय इनहिबिटिंग दी कपलिंग रिएक्शंस। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है कि प्रोटोलाइसिस को भी ब्लॉक करवा के रिलीज को भी ब्लॉक करवा सकते हैं, तो इसका डुअल इफेक्ट्स है। ठीक है, आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडियम हम दे सकते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव आयोडीन दे सकते हैं हम। ठीक है, रेडियो एक्टिव आयोडीन का एक्शन है कि ये डिस्ट्रॉय करेगा, ये बेसिकली डिस्ट्रॉय करेगा हाइपर रिएक्टिव जो है थायराइड ग्लैंड्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, इरिवर्सिबल इसका बेसिकली मैकेनिज्म एक्शन है। अगर जिसमें सर्जरी हमने टॉक्सिन नोडुलर ग्वाइटर है, उसमें हमने सर्जरी नहीं करवानी है, तो उसमें हम रेडियो एक्टिव आयोडीन दे सकते हैं उन पेशेंट्स में, एल्डरली पेशेंट्स में मोस्टली हम देते हैं। अब है आयोनिक इनहिबिटर्स, यानी कि जो आपके पास जो फर्स्ट स्टेप था ना आयोडीन का अपटेक, आयोडाइड का अपटेक विद इन द फॉलिकुलर सेल्स, ये उसको ब्लॉक करवा देता है, यानी कि सोडियम आयोडाइड का जो को ट्रांसपोर्ट है ना, उसको ब्लॉक करवा देता है। ठीक है, अब सबसे पहले थायोमाइड्स को लेके चलते हैं। थायोमाइड्स का क्या इफेक्ट था? प्राइमरीली ये इफेक्ट कराएगा पैरोक्सीडेज एंजाइम को। ठीक है, पैरोक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करवा देगा, तो ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड नहीं होगा एंड देन कम्पलिंग रिएक्शंस को भी इनहिबिट होगा। ठीक है, इसमें जो मेजर ड्रग्स है प्रोफाइल थायोरेसिल, मेथामेजोल, कार्बिमेजोल है। ठीक है, उसमें से दो मेजर ड्रग्स है, मेथामेजोल एंड प्रोफाइल थायोरेसिल। जो कार्बिमेजोल भी है ना, वो कन्वर्ट होगा विद इन बॉडी इनटू मेथामेजोल, तो कार्बिमेजोल मेथामेजोल दोनों एक ही है, समझ लो। ठीक है, अच्छा, अब क्या है? कार्बिमेजोल कन्वर्टेड टू मेथामेजोल इन वीवो। अगर हमने कार्बिमेजोल यूज किया या मेथामेजोल यूज किया, दोनों बात एक ही होगी। अच्छा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये पैरोक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से इनहिबिट हो जाएगी ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। दूसरी चीज जिसकी वजह से हमारा आयोडाइड आपकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, तो आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन कंपोनेंट भी नहीं होगा। एंड तीसरी चीज, ये कपलिंग रिएक्शंस को भी डायरेक्टली भी इनहिबिट करवा सकता है। अगर ये पैरोक्सीडेज एंजाइम किसी वजह से जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी होगी ना, तो डायरेक्टली कपलिंग रिएक्शंस ऑफ एमआईटी एंड डीआईटी भी ब्लॉक करवा देगा। इसके अलावा जो प्रोफाइल थायोरेसिल है, उसका इफेक्ट क्या होता है कि एडिशनल इफेक्ट क्या होता है कि ये जस्ट लाइक बीटा ब्लॉकर्स है, ये पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 ब्लॉक करवा देगा, यानी कि पेरिफेरल कन्वर्जन जो टिश्यू में कन्वर्जन हो रही थी T4 टू T3, उसको भी ब्लॉक करवा सकता है। ये एडिशनल इफेक्ट्स ऑफ प्रोफाइल थायोरेसिल है। ठीक है, एडिशनल इफेक्ट्स ऑफ प्रोफाइल थायोरेसिल। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेशली कार्बिमेजोल एंड मीथामेजोल में क्या होता है कि इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे हमारे पास जो भी थायरोटॉक्सिकोसिस होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो रही होती है, ऑटो एंटीबॉडीज बनी हुई होती है जो थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करवाती है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स की रिलीज और सिंथेसिस स्टिमुलेट हो जाती है। तो वो हाइपर रिएक्टिव जो थायरोटॉक्सिकोसिस है, जिसमें ऑटोइम्यून इफेक्ट्स जो डिजीजेस की वजह से हो रही है, तो उस पर भी हमारे पास कार्बिमेजोल एंड मीथामेजोल का इफेक्ट्स क्या होता है कि इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट्स होता है। इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट्स क्या होता है कि वो ऑटो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शंस को रोकती है। इवन आपके पास जो साइटोकाइंस है और इंटरल्यूकिन्स है, उनकी प्रोडक्शंस को भी इनहिबिट करवा सकती है। इसके अलावा जो सप्रेसिस टी सेल्स है, सप्रेस करवाती है जो इम्यूनिटी को, जो आपकी ऑटो एक्टिविटी को, तो उसको आपकी इफेक्ट्स को सर्कुलेटिंग लेवल्स को इंक्रीज करवा देती है, और जो आपके पास इम्यून रिस्पॉन्स को और प्रमोट करवा रहे थे, उनकी लेवल्स को डिक्रीज करवा सकती है। ये बात समझ में आई कि इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट्स होती है जो, क्योंकि थायरोटॉक्सिकोसिस जो भी हाइपरथायराइडिज्म होती है, उसमें ऑटो एंटीबॉडीज बनती है, जिसकी वजह से मोस्टली पेशेंट्स में आपके पास थायराइड हार्मोन्स के लेवल्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज क्या है
दूसरी चीज क्या है कि आपके पास मेजर कॉमन इफेक्ट्स क्या है थायरोमाइड्स में कि ये जो है ऑलरेडी स्टोर जो होती है ना थायराइड ग्लैंड्स, उनके उस लेवल्स पे ये अफेक्ट नहीं करता, यानी कि प्रोटोलाइसिस लेवल्स पे इसका कोई भी अफेक्ट नहीं है। यानी कि अगर जो स्टोर हो चुका है वो तो रिलीज होता रहेगा, वो अपना अफेक्ट करता रहेगा। इसी वजह से जो इसका लेटेंट पीरियड, क्लिनिकल इफेक्ट का एक लेटेंट पीरियड आता है, वो 1 से 2 वीक्स रहता है, यानी कि फर्दर फॉर्मेशन को रोकेगा। जो ऑलरेडी स्टोर है वो आपका रिलीज होगा और अपना काम करता रहेगा, ठीक है, वो अपना काम एज यूजुअल करेगा, क्योंकि ये प्रोटोलाइसिस के स्टेप में इसको कोई इफेक्ट नहीं है। ये सिंथेसिस के स्टेप को ऑलरेडी मतलब सिंथेसिस के स्टेप्स को ब्लॉक करवाएगा, लेकिन प्रोटोलाइसिस जो फाइनल स्टेप्स ऑफ थायराइड हार्मोन रिलीज है उस पर इसका इफेक्ट इतना नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब है कार्बिमेजोल, और दो मेजर ड्रग्स थी, कार्बिमेजोल और प्रोफाइल थायरोसिल, उसके बारे में लेके चलते हैं। कार्बिमेजोल जो है वो 10 टाइम मोर पोटेंट है एज कंपेयर टू प्रोफाइल थायरोसिल, मोर पोटेंट है, इस वजह से हमने इसकी डोज भी हम कम देंगे। इसके अलावा इसकी जो हाफ लाइफ भी है या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी है वो लॉन्गर है एज कंपेयर टू प्रोफाइल थायरोसिल। इसी वजह से सिंगल डेली डोज भी हम इसकी आराम से दे सकते हैं। सिंगल डोज बेशक इसका जो हाफ लाइफ है ये 6 to 7 आवर्स है, लेकिन सिंगल डोज देने का मकसद इस वजह से भी है क्योंकि ये कन्वर्ट होगा इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट्स विच इज मेथेमेजोल। तो मेथेमेजोल भी अपना इफेक्ट्स करवाएगा, मेथेमेजोल भी आपकी मोस्टली इफेक्ट्स करवाता है, ठीक है। तो उसका इफेक्ट जो है वो 24 आवर्स तक रहता है, यानी कि पेरेंट ड्रग और एक्टिव मेटाबोलाइट दोनों का। तो आपका सिंगल आप डोज, डेली डोज आराम से कार्बिमेजोल की दे सकते हैं। इन केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म में आप आराम से दे सकते हैं। ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है और अक्यूमुलेट होता है विद इन थायराइड ग्लैंड्स में, ठीक है। यूरिन से ये स्क्वीट आउट होता है, ठीक है। अच्छा, और ये इवन ब्रेस्ट मिल्क और प्लेसेंटा बैरियर को भी क्रॉस कर सकता है, ठीक है। कार्बिमेजोल और एक्टिव मेटाबोलाइट्स जो भी है इसकी, वो भी आपके पास प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाएगा तो अगर मैंने लास्ट ट्राइमेस्टर में भी दिया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ये कंप्लीटली हम कार्बिमेजोल को देते ही नहीं है, ना मेथेमेजोल देते हैं ना कार्बिमेजोल देते हैं, क्योंकि आपके मेथेमेजोल ही बेसिक कल्प्रेट है, वो करवाता है कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स करवाता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हमारे पास फेशियल ग्रोथ हो रही होती है और हमारे पास जीआईटी अफेक्ट मतलब डेवलपमेंट हो रही होती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम कार्बिमेजोल और मेथेमेजोल को कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बिकॉज ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्रेनियो फेशियल मैलफॉर्मेशन और जीआईटी मैलफॉर्मेशन करवा सकता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ मेथेमेजोल। और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी हम इस वजह से नहीं दे सकते क्योंकि कार्बिमेजोल नहीं दे सकते क्योंकि फीटल हाइपोथायराइडिज्म करवा सकता है। तो आपके लिए बेटर है कि हम कार्बिमेजोल को या मेथेमेजोल को प्रेगनेंसी में अवॉइड करें, ठीक है। और इवन ये ब्रेस्ट मिल्क से भी स्क्वीट आउट होता है, तो इस वजह से लैक्टेटिंग मदर में भी हम कार्बिमेजोल नहीं देंगे, प्रोफाइल थायरोसिल देंगे। ये ऑस्पी में पेट क्वेश्चंस हैं कि और बीसीक्यूज में भी। आज मैंने रिव्यू क्वेश्चंस कम नहीं डाले क्योंकि अगर टाइम बचा तो एंड में मैं रिव्यू कर लूँगी, थोड़े से बीसीक्यूज में एंड में वर्ड की फाइल में खोल के करवा दूंगी, लेकिन क्योंकि आज लेक्चर ज़्यादा बड़ा है इस वजह से मैंने लेक्चर में नहीं डाले, ठीक है। अच्छा, कार्बिमेजोल और प्रोफाइल थायरोसिल का जो डिफरेंस बता रही हूँ ना, इसका ऑस्पी और बीसीक्यूज दोनों में बहुत आता है, ठीक है। प्रोफाइल थायरोसिल सेफर है, आप क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में भी स्वीट आउट नहीं होता, ठीक है, और प्लेसेंटा बैरियर को भी क्रॉस नहीं करता, और कोई इसकी मेथेमेजोल कोई एक्टिव मेटाबोलाइट्स जैसे कार्बिमेजोल में है ना, मेथेमेजोल इसकी एक्टिव मेटाबोलाइट ऐसा इसमें नहीं है, ठीक है। तो यह आप प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, ठीक है, आप प्रेगनेंसी में कार्बिमेजोल के मुकाबले में प्रोफाइल थायरोसिल को दे सकते हैं, ठीक है, और लैक्टेटिंग मदर में भी दे सकते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये 10 टाइम्स लेस पोटेंट है एज कम्पेयर टू कार्बिमेजोल। अगर हम नॉर्मल पेशेंट्स की बात करें, नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स में, तो प्रोफाइल थायरोसिल का ड्रॉबैक उन पेशेंट्स में क्या हो जाएगा कि 10 टाइम्स लेस पोटेंट है एज कम्पेयर टू कार्बिमेजोल, और इस वजह से इसकी फ्रीक्वेंट डोजेस हमने देनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा इस पर इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट्स नहीं है जो आपके पास कार्बिमेजोल में है, लेकिन इसका एडिशनल इफेक्ट्स क्या था कि पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 into T3 ब्लॉक करवाता है, ठीक है। तो ये नॉन ऑपरेटिव थेरेपी ऑफ हाइपरथायराइडिज्म में दे सकते हैं। क्लिनिकल इंप्रूवमेंट जो आती है ना 1 to 2 वीक्स में आती है,
जो क्लिनिकल इंप्रूवमेंट आती है उसका रीजन मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। वो ऑस्मी में पूछते हैं उसका रीजन क्या है, अगर कोई मुझे चैट में बताना चाहे। इसकी जो लेटेंट पीरियड है वो डिले है, तो थायोमाइड्स का वो क्यों डिले है? क्या सब सो रहे हैं बच्चा? चैट में अगर कोई मुझे बताना चाहे बच्चा। बेटा पेट क्वेश्चन है ऑस्पी का, लेटेंट पीरियड इसका लॉन्ग है क्योंकि जो स्टोर है थायरोग्लोबिन, जो आपके पास हार्मोन्स है वो रिलीज होता रहेगा, तो 1 to 2 वीक्स उसमें आपके पास लेटेंट पीरियड रहेगा। हाँ, स्टोर हार्मोन्स, क्योंकि स्टोर हार्मोन्स के यानी कि प्रोटोलाइसिस में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अगर एज आप एक लाइन में अगर बताना चाहो ना, तो आप ये भी बता सकते हो कि इसके प्रोटोलाइसिस पे यानी कि रिलीज पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, जो ऑलरेडी स्टोर है वो तो रिलीज होता रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है इसके एडवर्स इफेक्ट्स। कार्बिमेजोल के एडवर्स इफेक्ट्स पूछोगे तो आपने प्रेग्नेंट पेशेंट्स वगैरह बता देना है। कार्बिमेजोल डायरेक्टली नहीं करेगा, कार्बिमेजोल कन्वर्ट होगा मेथिमेजोल में, देन एक्टिव मेटाबोलाइट्स ही आपके पास अफेक्ट्स करवाएंगे, फीटोटॉक्सिसिटी वगैरह करवा सकते हैं, ठीक है। जो इसका मेजर आपके पास एडवर्स इफेक्ट्स है वो मैक्यूलोपेपुलर रैशेस है, ठीक है। फीवर हो सकता है, यानी कि जैसे एलर्जिक टाइप ऑफ रिएक्शंस है वो इस तरह मिल सकते हैं। जो मेजर इसका एडवर्स इफेक्ट है वो मैक्यूलोपेपुलर रैश है। लेटर ऑन बहुत कम पेशेंट में 3 to 12% पेशेंट्स में मिलता है। लेटर ऑन जो इसका अदर जो इफेक्ट्स है वो हेपेटोटॉक्सिसिटी इसका एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। दूसरी चीज है जैसे ये एग्नोसाइटोसिस भी करवा सकता है, हाइपरप्रोटेन एप्लास्टिक एनीमिया करवा सकते हैं, फेडोमेटी जैसे हाइपरसेंसिटिविटी टाइप ऑफ रिएक्शंस इन पेशेंट्स में ज्यादा होते हैं, ठीक है। मैक्यूलोपेपुलर रैश से लेके हेपेटोटॉक्सिसिटी, आर्थ्राल्जिया, लूपस लाइक रिएक्शंस वगैरह, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वगैरह उन पेशेंट्स में मिल सकते हैं। लेकिन मेजर जो है मैक्यूलोपेपुलर रैश है, और जो स्पेसिफिक था वो मैं बता चुकी हूँ कार्बिमेजोल में, ठीक है। कार्बिमेजोल वो भी फर्स्ट टाइमेस्टर में देंगे कार्बिमेजोल, तो वो क्रेनियोफेशियल मेलफॉर्मेशन और जीआईटी मेलफॉर्मेशन करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके 3 डिफरेंसेस पूछते हैं, प्रोफाइल थायोरेसिन एंड कार्बिमेजोल का। तो ये मैंने ये आपकी बुक में भी बहुत अच्छा टेबल दिया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है ना, तो आप बुक से भी देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बहुत ज्यादा डिफरेंस पूछते हैं, एंटी थायराइड ड्रग्स और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक। एंटी थायराइड ड्रग्स और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक आप टिप में जरूर कर लेना, ठीक है। और स्टेरॉइड्स का भी पिछले साल आया था, लेकिन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक और एंटी थायराइड ड्रग्स आप कोशिश करेंगे टिप में, क्योंकि इसके क्लिनिकल आपके भी बहुत पेशेंट्स आएंगे, ठीक है। तो इसके ऑस्पी के हिसाब से भी और क्लिनिकल हिसाब से भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मेजर डिबेट अभी भी कार्बिमेजोल और प्रोफाइथायोरेसिल में डिफरेंस बहुत पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि यही मेजर यूज होती है। अच्छा, अगर आपको केमिकल लिहाज से नहीं पता कि ये थायोयूरिया डेरिवेटिव है या अमीडाजोल डेरिवेटिव कार्बिमेजोल है, तो खैर है, कोई बात नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं पूछेगा। लेकिन ये नहीं, आप इस तरह भी याद करते हो ये थायोयूरिया इसी के नाम से आ रहा है, प्रोफाइथायोरेसिल, तो ये थायोयूरिया डेरिवेटिव है, ये कार्बिमेजोल है, तो इमिडाजोल डेरिवेटिव इसके नाम से भी आप निकाल सकते हो, डेरिवेटिव का नाम से ही आप इसकी डेरिवेटिव्स का आराम से निकाल सकते हो। मैं लेस पोटेंट है, ये मोर पोटेंट है, इस वजह से ये 10 टाइम मोर पोटेंट है, इस वजह से इसकी डोज भी हमने लेस फ्रीक्वेंट डोज और सिंगल डोज भी दे सकते हैं। और ये लेस पोटेंट है तो इस वजह से हमने ज्यादा फ्रीक्वेंट डोजेस दे सकते हैं, ठीक है। इसकी हाफ लाइफ कम है, इसकी हाफ लाइफ ज्यादा है, ठीक है। और इसके मल्टीपल डोजेस देंगे, इसके सिंगल डोज देंगे। इसकी कोई एक्टिव मेटाबोलाइट्स नहीं है, इसकी एक एक्टिव मेटाबोलाइट है विच इज मीथामेजोल, ठीक है। अच्छा, और इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट्स है कार्बिमेजोल में, प्रोपाइलथायोरेसिल में एडिशनल इफेक्ट क्या है कि पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 to T3 ये ब्लॉक करवाता है, ठीक है। अगर इसमें से मैं एंड ऑफ द लेक्चर आपसे 3 इसके डिफरेंसेस पूछूं तो आप आई होप मुझे बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, आयोडाइड सॉल्ट्स मैंने बताया था कि ये ऑर्गेनिफिकेशन यानी कि आयोडीन जो है वो टायरोसिन से कंबाइन होता है, उस स्टेप को ये ब्लॉक करती है। यानी कि आयोडीन जो है ऑर्गेनिफिकेशन जो टायरोसिन कंपनी से जो ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ आयोडीन है उसको उसकी कंप्लेन नहीं रहने देता। दूसरी चीज बेनिफिट आयोडीन का क्या है कि ये वेस्कुलैरिटी जो है
उसको डिक्रीज करवाता है और डिक्रीज साइज को भी डिक्रीज, आपके थायराइड ग्लैंड्स के साइज को भी डिक्रीज करवा सकता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो किस तरह डिक्रीज करवाता है साइज और वेस्कुलैरिटी का, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू मोस्टली करवाता है। क्योंकि अगर आयोडीन हमने देंगे, आयोडाइड सॉल्ट देंगे, वो मोस्टली सोडियम एंड पोटाशियम के साथ ही कपल होता है। वो आयोडाइड वो मोस्टली आपके पास जो ग्रोथ है इन रिस्पॉन्स टू TSH और आपके पास जो ग्रोथ हो रही है उसको बेसिकली ये डिक्रीज करवाता है। इसी वजह से जो हाइपर रिएक्टिव है थायराइड ग्लैंड जिसपे थायरोटॉक्सिकोसिस है, वो हाइपर रिएक्टिव टॉक्सिक नोडुलर ग्वाइटर है और उसकी आपने सर्जरी भी प्लान करनी है, आपने सर्जरी भी प्लान करनी है। तो आपने बिफोर सर्जरी प्री ऑपरेटिवली हमने आयोडाइड सॉल्ट दे देंगे, तो इसकी वजह से आपके साइज भी रिड्यूस हो जाएगा और वेस्कुलैरिटी भी डिक्रीज हो जाएंगी। तो इसकी वजह से अगर हमने सर्जरी भी करेंगे ना तो आपके पास व्यू भी अच्छा आएगा, यानी कि ब्लीडिंग के चांसेस भी कम होंगे, व्यू ठीक होगा। तो आपके पास जो पैराथायराइड ग्लैंड्स है उसकी डैमेज के चांसेस ड्यूरिंग सर्जरी बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि ये मोर वेस्कुलर पार्ट नेक है, मोर बहुत ज्यादा वेस्कुलर है और उसमें हाइपर एक्टिव में तो हाइपर प्लास्टिक थायराइड ग्लैंड और ही हाइपर वेस्कुलर होता है, उसका साइज इंक्रीज हुआ होता है। तो उसमें तो और हमारे पास जो वेस्कुलैरिटी और साइज को डिक्रीज करवाने के प्री ऑपरेटिवली हम आयोडाइड सॉल्ट को दे सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका आयोडाइड सॉल्ट का क्या है कि ये आपकी साइज और वेस्कुलैरिटी को डिक्रीज करता है और रिलीज को भी, आपके पास रिलीज और सिंथेसिस दोनों को ब्लॉक करवा सकता है। ठीक है, ये मोस्टली हम लोगोज सॉल्यूशंस के फॉर्म में देंगे, ये मोस्टली सोडियम या पोटेशियम के साथ ही देते हैं, जो ज्यादा यूज होता है वो लोगोज सॉल्यूशन यूज होता है। ठीक है, मेजर यूज ऑफ आयोडाइड सॉल्ट, अगर कोई मुझे बताना चाहे, एंड में पूछूंगी ये सारे क्वेश्चंस ना, मेजर यूज ऑफ आयोडाइड सॉल्ट। ठीक है, ये भी प्रेगनेंसी में हम यूज नहीं करते क्योंकि आयोडाइड सॉल्ट जो है वो प्लेसेंटा मेरिस के क्रॉस करके फीटल हाइपोथायराइडिज्म करवा सकता है, इस वजह से हम नहीं करेंगे। और ये सिंगल थेरेपी में हम यूज नहीं करेंगे, सिंगल थेरेपी एज अ यूज नहीं करेंगे, एडजुवेंट थेरेपी, क्योंकि इसकी एफिकेसी एज सच इतनी प्रूफ नहीं हुई है। जो प्रूफ हुआ है वो डिक्रीज साइज और वेस्कुलैरिटी डिक्रीज होने का वो ज्यादातर प्रूफ हुआ है। ठीक है, अच्छा, अक्यूट एडवर्स इफेक्ट्स ज्यादातर हाइपरसेंसिटिविटी टाइप ऑफ रिएक्शंस मिल सकते हैं, आयोडीन के हाइपरसेंसिटिविटी टाइप ऑफ रिएक्शंस मिल सकते हैं। उसमें स्वेलिंग ऑफ लिप, आईलेट, एंजियोडेमा ऑफ लैरिंग्स, फीवर, जॉइंट पेन, आर्थराल्जिया, ठीक है, पेटिकल हेमरेजेस वगैरह मिल सकते हैं अक्यूट पॉइजनिंग के केस में आयोडीन। क्रॉनिक ओवरडोज है तो आयोडिज्म जिसे कहते हैं, उसमें वही मोर और लेस वही वाली चीज होती है जिसमें स्वेलिंग ऑफ आईलेट्स हैं, GIT डिस्टर्बेंस यानी कि डायरिया मिल सकता है उन पेशेंट्स में। लॉन्गर टर्म में या हाइपोथायराइडिज्म एंड ग्वाइटर की तरफ भी ले जा सकता है पेशेंट में इन लॉन्गर टर्म। ठीक है, और प्रेगनेंसी में अगर देंगे तो ये फीटल और इन्फेंटाइल ग्वाइटर भी करवा सकता है पेशेंट में, तो इस वजह से प्रेगनेंसी में हम इससे अवॉइड करेंगे और सिंगल डोज हम नहीं देंगे क्योंकि इसकी एफिकेसी इतनी एज सच प्रूफ नहीं हुई है। ठीक है, तो जहां इसको सुपीरियर रखेंगे वो कब है, सर्जरी से बिफोर सर्जरी, क्योंकि वेस्कुलरिटी को डिक्रीज करना है ताकि हमें व्यू अच्छे तरीके से नजर आए। ठीक है, और पैराथायराइड ग्लैंड्स है उसकी जो है वो हमारे पास प्रिजर्व हो जाए, क्योंकि सर्जरी का जो मेजर ड्रॉबैक यही है कि पैराथायराइड ग्लैंड्स है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ल्यूरिकल नर्व की भी आपके पास डैमेज हो सकता है। ठीक है, अच्छा, रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है, मैंने बताया था ना कि जब एंटीथायराइड ड्रग्स का मेन एम क्या है, या तो थायराइड हार्मोन की रिलीज को ब्लॉक करवा दे या उसको डिस्ट्रॉय करवा के उसके फंक्शन को इरिवर्सिबली इनहिबिट करवा सकता है। जो आपके पास डिस्ट्रॉय करवाता है, ठीक है, जो आपको डिस्ट्रॉय करवाता है वो रेडियो एक्टिव आयोडीन है। उस पर जो कंपोनेंट होता है ना वो 3 कंपोनेंट है रेडियो एक्टिव आयोडीन हमारे पास, 131, 125 और 123। ठीक है, रेडियो एक्टिव आयोडीन है सिर्फ और सिर्फ फॉलिकुलर सेल्स ही लेंगे थायराइड ग्लैंड्स के। ठीक है, और उसमें जो एक्टिव है वो रेडियो एक्टिव 131 है जो बीटा रेज को निकालेगा, और बीटा रेज देन आपके पास 0.5 से 2 mm ऑफ टिश्यू को पेनिट्रेट करके इरिवर्सिबली डिस्ट्रॉय करवा देगा, यानी कि फॉलिकुलर सेल्स पे पिग्नोसिस हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, फॉलो बाय आपके पास फाइब्रोसिस होगी। ठीक है, लेकिन ये जो है सराउंडिंग टिश्यू को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, यानी कि हमारे पास कोई नर्व से अगर है तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, और दूसरी चीज जो सर्जरी में जो होता है पैराथायराइड ग्लैंड्स है उसको भी ये डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। अगर आपने एल्डरली पेशेंट्स है
तो उन पेशेंट्स में हम इसको दे सकते हैं, क्योंकि उस एल्डरली पेशेंट में हमने अगर सर्जरी को अवॉइड करना है तो उन पेशेंट्स में और ये आराम से दे सकते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन, उसमें 131 कंपोनेंट है, वो बीटा रेज डायरेक्टली नहीं, वो बीटा रेज को निकालेगा, बीटा रेज देन आपके पास इमिशन ऑफ बीटा रेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ थोराइड फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, और इसकी जो एडवांटेज है कि ये 0.5 to 2 mm ऑफ टिश्यू ऑफ मतलब थोराइड टिश्यू को ही पेनिट्रेट करेगा, आपके आसपास जो टिश्यू है उनको ये प्रिजर्व ही रखेगा। ठीक है, अच्छा, इसका रिस्पॉन्स भी स्लो है क्योंकि बीटा रेस इमर्ज होगी देन ही इसका इफेक्ट आएगा। तो इसको भी हमने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल थायोमाइड्स है उनका 1 to 2 वीक्स है ना, इस पर भी। ठीक है, फिर अगर हमने रिलीज को ब्लॉक करवाना है तो अपने एडजुवेंट थेरेपी के लिए आयोडाइड्स दे सकते हैं उनमें, क्योंकि प्रोटोलाइसिस को मोस्टली हमारे पास आयोडाइड सॉल्ट जो है ना, पीछे जो मैंने अभी बताई थी सोडियम लोगोस सॉल्यूशंस, वो हम यूज कर सकते हैं अगर एज अ एडजुवेंट थेरेपी। अगर हमें क्विक रिस्पांस चाहिए होगा, अगर क्विक रिस्पांस चाहिए होगा तो उसमें हमने एडजुवेंट थेरेपी के तौर पे हम आपके पास आयोडाइड सॉल्ट यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ठीक है, कोई भी क्लिनिकल सिनेरियो बेसिकली उसमें हम पूछ सकते हैं कि अगर हमने पेशेंट्स को क्विक रिस्पांस चाहिए तो उसमें हमने एडजुवेंट थेरेपी में कौन सी ड्रग्स, ये भी रेडियो एक्टिव आयोडाइड भी आपके पास नहीं दे सकते क्योंकि इसका भी जो पीरियड है ना वो 2 वीक्स का है, तो हमने कौन सी देंगे, आयोडीन देंगे ना। ठीक है, अच्छा, आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडियम भी हम आराम से दे सकते हैं, ये इंट्रावीनसली हम इसे देते हैं। आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडियम आइपोडेट एंड आइपियोनिक एसिड, ठीक है, वो ओरली देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आईवी हमारे पास प्रिपरेशंस भी अवेलेबल है आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडियम का। इसका इफेक्ट क्या है कि ये पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 to T3 ब्लॉक करवाता है, ये पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 into T3 ब्लॉक करवाता है। ये रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक है, ये भी एज अ एडजुवेंट थेरेपी इन केस ऑफ थोराइड स्टॉर्म हम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि थोराइड स्टॉर्म में क्या है, थायोटॉक्सिकेसिस क्राइसिस इमरजेंसी कंडीशन है, उसमें थायोमाइड्स अकेले काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें भी लेटेंट पीरियड आ रहा है, उसमें भी या तो हमने ऐसी ड्रग्स देंगे जो आपकी रिलीज को ब्लॉक करवाए, ऐसी ड्रग्स देंगे या तो जो आपके पास पेरिफेरल कन्वर्जन्स को या पेरिफेरल टिश्यू रिस्पॉन्स ऑफ थायराइड हार्मोन्स को डिक्रीज करवाए। ठीक है, प्रोटीलाइसिस के लिए हमारे पास मौजूद है आयोडीन, जो सोडियम एंड पोटाशियम के सॉल्ट फॉर्म में वो मौजूद है। इसके अलावा आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडियम भी हमारे पास मौजूद है जो आपके पेरिफेरल कन्वर्जन्स को ब्लॉक करवा देगा। पेरिफेरल कन्वर्जन को ब्लॉक करवा देगा तो आपका पेरिफेरल एक्शन जो है वो ब्लॉक हो सकता है। तो इमरजेंसी कंडीशन यानी कि थोराइड स्टॉर्म या थायरोटॉक्सिकोसिस क्राइसिस में आप एडजुवेंट थेरेपी में आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडियम आइदर यूज करेंगे या आयोडाइड सॉल्ट यूज करेंगे। आयोडाइड सॉल्ट अलग है, आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडियम अलग है। ठीक है, अब आयोनाइक इनहिबिटर्स, ठीक है, ये सबसे एंड में मैं इस तरह से सबसे पहला मैकेनिज्म को ब्लॉक करवाता है, यानी कि जो आयोडीन की अपटेक है फॉलिकुलर सेल्स में उसको ब्लॉक करवा रही है। लेकिन इसको सबसे एंड में मैंने इस वजह से बताया है क्योंकि उसमें हमारे पास थायोसाइनाइड्स है और परक्लोरेट है, ये आजकल ऑब्सोलीट हो चुकी है क्योंकि इसका एक जो सीवियर एडवर्स इफेक्ट है विच इज एप्लास्टिक एनीमिया, वेरी टॉक्सिक है थायोसाइनाइड्स वगैरह, ये प्लास्टिक एनीमिया करवाता है। इस वजह से अक्यूट आपके पास अक्यूट इन्फेक्शंस और क्रॉनिक इन्फेक्शंस के चांसेस उन पेशेंट से ज़्यादा होते हैं, मोर्टेलिटी इन केस बढ़ जाती है, इस वजह से हम इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, इस वजह से आयोनिक इनहिबिटर्स को मैंने एंड में बताया है। थोराइड स्टॉर्म में हम बीटा ब्लॉकर्स भी यूज करते हैं। बीटा ब्लॉकर बेसिकली पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 to T3 ब्लॉक करवाता है। ठीक है, उन पेशेंट्स में दे सकते हैं जिसमें हमने अवेटिंग रिस्पॉन्स टू प्रोफाइल थायोरेसिस, जिसमें हमने प्रोफाइल या थायोमाइड्स के रिस्पॉन्स को हमने अवेट कर रहे हैं 1 to 2 वीक्स का लेटेंट पीरियड है, तो उसमें हम दे सकते हैं। ठीक है, थायोटॉक्सिक क्राइसिस में दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो थायोटॉक्सिकोसिस क्राइसिस में जो अक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, स्टेट है, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, आपके जो कॉज है उसको ट्रीट करें। ठीक है, सपोर्टिव मेजर्स दें, अगर हाइपरटेंशन है, एंजाइना की तरफ जा रहा है उसको ट्रीट करें। एंटी थायराइड हाई डोज ऑफ प्रोफाइल थायोरेसिस देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रिफर्ड हमने कार्बेनोजोल से
प्रोफाइल थायरोसिस को क्यों प्रेफर किया, क्योंकि वो पेरिफेरल कन्वर्जन को भी ब्लॉक करवा रहा है ऑफ T4 टू T3। इस वजह से आयोडाइड्स या कंट्रास्ट मीडियम वाले दे सकते हैं, आयोडेटेड कंट्रास्ट मीडियम वो दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आयोडाइड जो है ये प्रोटोलाइसिस को इनहिबिट करेगी और अपॉनिक एसिड जो पेरिफेरल कन्वर्जन को भी इनहिबिट करेगी, ठीक है। इसके अलावा सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि आपके बीटा रिसेप्टर्स, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की आउटवर्ड एक्सप्रेशन की वजह से पेशेंट टैकीकार्डिया, टैकेलिथीमिया पे चला जाता है, तो उन पेशेंट्स में हम बीटा ब्लॉकर्स आराम से दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी ने कुछ पूछना है अगर मुझसे तो पूछ सकता है बेटा। अगर कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है यहाँ पे, तो मैं नेक्स्ट शुरू करूँ, ठीक है। अब ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म जैसे नाम से जाहिर है, थायराइड हार्मोन्स के लेवल डिक्रीज है, थायराइड हार्मोन्स के लेवल डिक्रीज है, तो उन पेशेंट्स में हम थायराइड हार्मोन प्रिपरेशन देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वजह से, क्योंकि हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना, ज़्यादातर टॉक्सिक आपके जो भी रिस्पॉन्स है थायरोटॉक्सिकोसिस क्राइसिस जो भी पेशेंट होते हैं इसमें टॉक्सिक नोडुलर ग्लाइटर है, तो उन पेशेंट्स में आपने लोकल रिस्पॉन्स के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स को डिक्रीज करवाने के लिए, ऑटो एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को डिक्रीज करवाने के लिए हमने स्टेरॉइड्स देंगे, ठीक है। टॉक्सिक नोडुलर ग्लाइटर्स हैं जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज बन रही है, उन पेशेंट्स में हम लोग देंगे स्टेरॉइड्स, ठीक है। वो भी एडजुवेंट थेरेपी है, वो भी सिर्फ एडजुवेंट थेरेपी के तौर पे हम देंगे, ठीक है। अच्छा, अब है थायराइड प्रिपरेशंस में हमारे पास दो थायराइड प्रिपरेशंस है, लीवोथायरोक्सिन विच इज T4 एंड लियोथायरोनिन विच इज T3, ठीक है। अच्छा, लीवोथायरोक्सिन की प्रिपरेशन में हमारे पास ओरल IV दोनों है, लियोथायरोनिन को हम स्पेसिफिकली T4 है, T3 है, तो ये ज्यादातर हम इमरजेंसी कंडीशन में यूज करते हैं, इस वजह से हम इसे IV ज्यादातर यूज करते हैं। ये प्रिपरेशन जो भी है ये आइडेंटिकल टू नेचुरल हार्मोन्स है, ठीक है, ये आइडेंटिकल टू नेचुरल हार्मोन्स है। मैं पहले पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि जो भी प्रिपरेशन यूज करते हैं, जो भी हम प्रिपरेशन यूज करते हैं उसका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही होता है जो आपके पेरेंट जो नेचुरल हार्मोन है, तो इसका कोई बेसिक जो है ना कॉम्प्लेक्स आपका कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं होता, अपार्ट फ्रॉम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक है उसका जरा सा कॉम्प्लेक्स है, या एंटी थायराइड का, वो मैं आप लोगों को आई होप मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता दिया, ठीक है। लीवोथायरोक्सिन है एंड लियोथायरोनिन है एंड लियोथ्रिक्स है। लियोथ्रिक्स जो है आपके पास मिक्सचर ऑफ थायरोक्सिन एंड लियोथायरोनिन है, लियोथ्रिक्स जो है मिक्सचर ऑफ T3 एंड T4 है, ये जो है एक्सपेंसिव है, ठीक है, और मोस्टली बोला जाता है कि T3 जो है वो ओरल फॉर्म में हम देना फजूल ही है, क्योंकि ज्यादातर हम T4 ही देते हैं, क्योंकि T3 का है शॉर्टर हाफ लाइफ है, T4 जो है वो लॉन्गर हाफ लाइफ है, और ज्यादातर हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट्स पे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलेगी। प्रेफर हम वही वाली ड्रग्स करेंगे जो सिंगल डोज में ज्यादा दिन तक गए तो हम उसके इफेक्ट्स को इजीली मॉनिटर करवा पाए। T3 के बारे में क्या है कि वो शॉर्टर हाफ लाइफ है, सिर्फ 24 आवर है, तो हमने उसको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम रिपीटेड डोज देंगे देन फिर हम मॉनिटर कर पाएंगे, सिंगल डोज को मॉनिटर करना T3 का बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लियोथायरोक्सिन जो है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो हाफ लाइफ है वो 7 डेज है, तो एक सिंगल डोज देने के साथ हम आराम से उसका जो है प्रोफाइल या थेरेपेटिक रिस्पॉन्स आराम से जज कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल डोज देने के बाद भी हम आराम से उसका इफेक्ट जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। तो आराम से इस वजह से हम लोग T4 को प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू T3, लेकिन जब हमारे पास इमरजेंसी है, मैक्सिडिमा कॉमा है, ठीक है, पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है, मैक्सिडिमा कॉमा की तरफ चला गया है, तो उन पेशेंट में इमरजेंसी कंडीशन में हम T3 देंगे, लेकिन अगर मेंटेनेंस थेरेपी ऑफ हाइपोथायराइडिज्म है तो T4 को हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि लेबोरेटरी मेजरमेंट भी आराम से हो जाएगी, हाफ लाइफ भी ज्यादा है, मेंटेनेंस थेरेपी चल रही है, तो हमें फ्रीक्वेंट डोजेस देने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। T3 जो है वो फास्टर ऑनसेट है लेकिन शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, फास्टर ऑनसेट होने की वजह से इसको हम इमरजेंसी कंडीशन यानी कि मैक्सिडिमा कॉमा में देंगे। इसके अलावा शॉर्ट टर्म सेपरेशन ऑफ TSH अगर ज्यादा है तो उन पेशेंट्स में हम सेपरेशन ऑफ TSH में दे सकते हैं, अगर वो थायराइड कार्सिनोमा की ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट उसमें होनी है तो, ठीक है।
अच्छा, 5 डीआयोडीनेज डेफिशिएंसी में 5 डीआयोडीनेज वो एंजाइम है जो आपकी कन्वर्जन ऑफ T4 into T3 करवाता है, लेकिन अगर हमारे पास वही एंजाइम नहीं है जो डीआयोडीनेशन करवा रहा है, वो भी कुछ पेशेंट्स में होता है, उसका हम किस तरह जज करते हैं कि हमने एटलीस्ट 4 वीक्स तक T4 का रिस्पॉन्स देखते हैं, T4 का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो फिर हम आपका T3 उस पर एडमिनिस्टर करते हैं। तो उससे पता चलता है अगर T3 रिस्पॉन्स करेगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास 5 डीआयोडीनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से टिश्यू में, पेरिफेरल टिश्यू में कन्वर्जन ऑफ T4 into T3 नहीं हो पा रहा। ठीक है, इसके मेजर यूजेस होते हैं मैक्सिडिमा कॉमा एंड 5 डीआयोडीनेज डेफिशिएंसी में, जिसमें T4 into T3 जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, डिसएडवांटेज शॉर्टर हाइफ लाइफ है एज कम्पेयर टू T4, हायर कॉस्ट है और डिफिकल्टी ऑफ मॉनिटरिंग। ठीक है, सिंगल डोज से बाद हम इसको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लीवोथायरोक्सिन जो है ये भी सिंथेटिक हार्मोन्स है, आइडेंटिकल टू थायराइड, नेचुरल थायराइड हार्मोन। ये हम रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज करेंगे, इसका कोई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका भी नहीं है, इसका भी सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है थायराइड हार्मोन का जो नॉर्मल है। ये ओरल एब्जॉर्प्शन होती है, मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर। ठीक है, ओरल एब्जॉर्प्शन इसकी 75 to 80%, यानी कि मेजर कंप्लेंट इसका ओरली एब्जॉर्ब हो जाता है T4 का। ठीक है, और फूड और डिफरेंट ड्रग्स इसकी एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करवा सकते हैं, तो इसलिए हम प्रेफर करेंगे T4 को कि ये हम एम्प्टी स्टमक में लें। और दूसरी ड्रग जो है ये हेपेटिक मेटाबोलाइज होता है, तो जो ड्रग्स इसकी मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करवाती है या इंक्रीज करवाती है तो इसके लेवल्स को आपके डिरेंज करवा सकती है। अच्छा, यूजेस क्या है थायराइड प्रिपरेशंस का? जो T4 T3 का मैं बता चुकी हूँ कि वो मोस्टली इमरजेंसी कंडीशन में यूज होगा और आपके पास 5 डीआयोडीनेज डेफिशिएंसी में यूज होगा। और T4 जो यूज होगा वो मोस्टली आपके इमरजेंसी कंडीशन में भी T4 यूज कर सकते हैं। ठीक है, नॉन टॉक्सिक ग्लाइकेर है उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, थायराइड नोड्यूल है, ठीक है, उसमें यूज कर सकते हैं। अगर पेपिलरी कार्सिनोमा की ट्रीटमेंट है, वो उसकी पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है, तो उसमें सर्जिकल रिमूवल ही हमने थायराइड ग्लैंड की करवानी है। तो उसके आफ्टर रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड तो उसको लाइफ टाइम उसको थायराइड प्रिपरेशन देनी पड़ जाएगी। और कुछ एम्पेरिकल यूजेस है, जैसे रिफ्रैक्टरी एनीमिया है, मेंटल डिप्रेशन है, इनफर्टिलिटी में भी आजकल इसका यूज बहुत है। जैसे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेटफॉर्मिन का है, इसी तरह इसका भी आजकल बहुत ज्यादा यूज देखा जा रहा है इनफर्टिलिटी केस में। ठीक है, अच्छा, अगर कोई थायराइड प्रिपरेशन के एडवर्स इफेक्ट्स पूछे तो अगर आपको कुछ याद भी नहीं आ रहा हो तो हाइपरथायराइडिज्म के साइलेंट सिम्टम्स इसमें बता देना। थायराइड प्रिपरेशन के अगर एडवर्स इफेक्ट्स किसी को नहीं आ रहे हो थायराइड प्रिपरेशन के, तो आप बता सकते हो हाइपर जो थायराइडिज्म है उसके साइलेंट सिम्टम्स अगर आपको याद हो मेडिसिन या फिजियोलॉजी का। ठीक है, क्योंकि इसमें भी वही वाले एडवर्स इफेक्ट्स है, नर्वसनेस, हाइपरटेंशन, हीट इंटॉलरेंस है, स्लीप डिस्टर्बेंस, इंसोम्निया मिल सकता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी मिल सकती है, डायरिया, एपेटाइट चेंज मिल सकती है, वेट चेंजेस मिल सकता है, टेकिकार्डिया, कार्डियक एरिथमियास वगैरह मिल सकते हैं। ठीक है, तो वही वाली एडवर्स इफेक्ट है जो हमारे थायराइड हार्मोन्स के सेल्फ होते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड्स का यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन अभी हमारे पास आपके पैराथायराइड का आ गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर किसी ने मुझसे कुछ पूछना है थायराइड ग्लैंड्स के बारे में, एंटी थायराइड्स के बारे में अगर किसी ने मुझे कुछ पूछना है, क्योंकि पैराथायराइड तो बहुत आसान है, पैराथायराइड ज्यादातर हाइपर पैराथायराइडिज्म ज्यादातर मुश्किल है, वो मैं ज्यादा थोड़ा सा डिटेल में करवा दूंगी, बाकी सब आसान है। थायराइड ग्लैंड का अगर किसी ने मुझसे पूछना है एंटी थायराइड के बारे में या थायराइड प्रिपरेशंस के बारे में कोई सवाल है? नहीं है तो फिर मैं आगे चलती हूँ। अच्छा, पैराथायराइड ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, नेक में है, कहाँ पे मौजूद है? नंबर कितने हैं? 4 हैं। कहाँ पे मौजूद है? बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। और कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? पैराथायराइड हार्मोन। और वो कंट्रोल द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। किसको कंट्रोल करता है? कैल्शियम और फास्फोरस को कंट्रोल करता है। ठीक है, आपके पास चीफ सेल्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड्स रिलीज करता है इन रिस्पॉन्स टू हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरफॉस्फेटिमिया, यानी कि अगर हमारे पास कैल्शियम लेवल डिक्रीज होंगे या फॉस्फेट लेवल इंक्रीज होंगे तो ही हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन्स रिलीज होगा। ठीक है, हाफ लाइफ इसकी शॉर्ट है, अगर नेचुरल देखा जाए तो हाफ लाइफ इसकी शॉर्ट है। ठीक है,
अच्छा, बोन में आजकल इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है कि बोन में क्या करता है कि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज करवा के बोन रिजॉर्प्शन करता है। बोन रिजॉर्प्शन इंक्रीज होगा तो नेट इफेक्ट क्या आया आपके पास, बोन्स रिजॉर्प्शन की वजह से आपके पास बोन से फॉस्फेट निकले, कैल्शियम निकला, तो फॉस्फेट एंड कैल्शियम इंक्रीज हो गया। किडनी में क्या करेगा, स्टिमुलेट दी, जो फाइनल स्टेप्स है ना आपके पास एंजाइम जो विटामिन डी को एक्टिवेट करवाता है, उसके एंजाइम को एक्टिवेट, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करवाएगा। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी जो है प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, विच लीड्स टू इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम किडनी में करवाएगा और डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस इन किडनी। यानी कि किडनी में वो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है लेकिन फास्फोरस की रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करवाता है। ठीक है, जब भी हाइपर फॉस्फेट लेवल्स होंगे तो हमारे पास पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट होगा। इंटेस्टाइन में क्या होता है, जस्ट लाइक बोन्स के थ्रू वो आपके पास मोस्टली इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस को इंक्रीज करवा के आपके पास नेट इफेक्ट्स क्या होगा, जस्ट लाइक आपके बोन के इफेक्ट्स की वजह से उसमें भी बोन्स में नेट इफेक्ट था कि रीअब्जॉर्प्शन की वजह से ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी की वजह से सोडियम एंड कैल्शियम को इंक्रीज करवाता है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा। ठीक है, अच्छा चीज हो गई, यानी कि वो बोन्स पे प्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, तो वैसे कैल्शियम है फास्फोरस बोन्स से बाहर निकल लंग आपके किडनी में विटामिन डी की एक्टिवेशन करवा रहा है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एक्टिवेटेड विटामिन डी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से आपके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स पे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी और आपके पास फास्फोरस की रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगी। ठीक है, तो फास्फोरस कम हो रहा है और इंटेस्टाइन में जीआईटी की एब्जॉर्प्शन में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों इंक्रीज करवा रहा है। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आपको पैराथायरॉइड के पता चल गया। अब एक चीज है कि हमारे पास कैल्शियम रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, उसमें एक चीज होती है कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर जो रेगुलेट कराता है पैराथायरॉइड रिलीज को। ठीक है, आजकल एक न्यू टारगेट है इसका ना, हाइपरथायराइडिज्म की ट्रीटमेंट के लिए जो न्यू टारगेट है वो आजकल ये रिसेप्टर्स है, इस वजह से यहाँ पे मुझे बताना पड़ रहा है। वो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स है इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज कैल्शियम, इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज कैल्शियम ये रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे। ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो फास्फोलाइपेज A2 की एक्टिविटी इंक्रीज होगी, वो एराकिडोनिक एसिड जो साइटोप्लाज्म में है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज आएगी, फिर वो इंटर्न ल्यूकोट्राइन्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाएगा और फिर वो पैराथायरॉइड हार्मोन जो ऑलरेडी स्टोर है पैराथायरॉइड ग्लैंड्स में उसकी डिस्ट्रक्शन करवा देगी, उसकी डिस्ट्रक्शन करवा देगी। ठीक है, यानी कि कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर ओवर द पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है ऑन स्टिमुलेशन और ऑन स्टिमुलेशन टू इंक्रीज, जिसका रिस्पॉन्स किस वजह बेस में आता है, इंक्रीज कैल्शियम, ये पैराथायरॉइड जो स्टोर है उसकी डिग्रेडेशन करवा देती है, जिसकी वजह से रिलीज जो है वो डिक्रीज हो जाती है। यानी कि जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड्स है वो आपके पास पैराथायरॉइड की रिलीज को डिक्रीज करवा सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ये चीज अगर समझ में नहीं आई तो यहाँ से मुझसे ना पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गई, तो अगर नहीं समझ में आया तो मैं आगे इसकी ड्रग है जो इस पे अफेक्ट करती है तो वो भी मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, अब सबसे पहले हाइपरथायराइडिज्म, वही हाँ थायराइड ग्लैंड्स की तरह जो मोस्ट कॉमन है वो, और ज्यादा ड्रग जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म की ड्रग्स यूज होती है वो हाइपर पैराथायराइडिज्म में यूज होती है एज कम्पेयर टू हाइपोमेन। ठीक है, तो हाइपर पैराथायराइडिज्म मीन्स इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ और एक्टिविटी ऑफ पैराथायराइड हार्मोन्स। ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। मेरे ख्याल से आज सुबह ही आपने लेक्चर पढ़ा है, ये प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्शरी भी है, तो यहाँ पे मैं नहीं जाऊँ। ठीक है, प्राइमरी भी है यानी कि एडिनोमा ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड्स होता है, मैन सिंड्रोम है ना, मैन 1 एंड मैन 2। ठीक है, उस पर एडिनोमा है। प्राइमरी में बोला जाता है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है कि आपने सर्जिकल रिमूवल ही करवाना है। ठीक है, इसमें तो आप मोस्टली सर्जिकल रिमूवल ही करवाएंगे। लेकिन अगर सेकेंडरी है तो उसमें अगर क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से बहुत कॉमन है, क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से जो है वो बहुत कॉमन है सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। ठीक है, तो मैं आगे बताती हूँ उसकी भी बेसिक पैथोफिजियोलॉजी कि उसमें होता क्या है। मेरे ख्याल से अभी आप आज सुबह ही आपने पढ़ाया। टर्शरी में आपके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अननोन है मोस्टली, और सेट पॉइंट ऑफ जो है वो इंक्रीज हो चुका होता है। ठीक है, सिम्टम्स भी आज आप लोगों ने पढ़ा है। उसमें मेजर हाइपरपैराथायराइडिज्म में जो मेजर जो डिफेक्ट आता है वो क्या है, हाइपरकैल्सीमिया।
और हाइपरकैल्सीमिया की जो सिम्टम्स है स्टोन्स, बोन्स, ड्रोन्स, यानी कि किडनी में स्टोन्स मिलेगा, बोन्स में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से फ्रेजाइलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ड्रोन्स मिल सकता है, मतलब जीआईटी सिम्टम्स मिलता है, साइकियाट्रिक सिम्टम्स मिल सकती हैं, ठीक है। अच्छा, क्रॉनिक रीनल फेलियर, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज है क्रॉनिक रीनल फेलियर सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म का। उसमें क्या है कि क्रॉनिक रीनल फेलियर में हमारे पास आपके पास एक्टिव फॉर्म ऑफ, क्योंकि आपके पास जो फाइनल एक्टिवेशन होती है ऑफ विटामिन डी वो कहाँ होती है आपके पास, किडनी में। अगर रीनल फेलियर है तो फाइनल एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी हो नहीं पाएगी, ठीक है। 1 अल्फा हाइड्रोक्स एंजाइम की एक्टिविटी विल बी डिक्रीजेस इन केस ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो आपके पास लो एक्टिव आपके पास विटामिन डी होगा। इसके अलावा किडनी आपके मेजर रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉस्फेट एक्सक्रीशन। अगर रीनल फेलियर है तो फॉस्फेट रिटेंशन होगा, हाइपोफॉस्फेटीमिया की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास लो है तो आपके पास हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, और फॉस्फेट रिटेंशन, हाइपोफॉस्फेटीमिया इटसेल्फ जो है वो कैल्शियम लेवल्स को क्योंकि वो उसके साथ बाइंड करके आपके पास जो एक्टिव कैल्शियम है एलिमेंटल जो फ्री फॉर्म है उसको डिक्रीज करवा देगा। हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है उन पेशेंट्स में, तो विटामिन डी की वजह से लोअर, क्योंकि इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी और रीनल रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी कैल्शियम की, तो हाइपोकैल्सीमिया में जा सकता है। फॉस्फोचूरिया में मिल सकता है, इंक्रीज लेवल्स है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा आपके पास अगर आपके पास एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी कम होगी, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी कम होगी, क्योंकि मैंने पिछली स्लाइड में एक चीज बताना भूल गई थी, जब मैं कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स करवा रही थी तो विटामिन डी का इफेक्ट क्या था कि विटामिन डी भी न्यूक्लियर मैकेनिज्म के थ्रू पैराथायराइड हार्मोन्स के लेवल्स को डिक्रीज करवाता है, यानी कि एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी भी आपके पास पैराथायराइड हार्मोन्स की रिलीज को इनहिबिट करवाता है। अब आपके पास क्रॉनिक रीनल फेलियर में क्या हो गया कि आपके पास एक्टिवेटेड विटामिन डी कम है, तो ये जो रिस्पॉन्स था विटामिन डी का ये नहीं है, तो पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा। दूसरी चीज क्रॉनिक रीनल फेलियर में हाइपोकैल्सीमिया है, यानी कि कैल्शियम लेवल्स कम है, जो मेजर स्टिमुलस फैक्टर है फॉर सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन्स, तो वो भी एक मेजर एडअप हो जाएगा और थायराइड हार्मोन्स के लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे। इसमें स्टेप वाइज अप्रोच क्या है, 3 स्टेप्स है। फर्स्ट गोल क्या है फर्स्ट स्टेप का कि हमने सीरम लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट वो नॉर्मल रखना है, यानी कि अगर नॉर्मल अगर हमने रखना है कैल्शियम के, यानी कि हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट करना है, एंड हाइपर फॉस्फेटीमिया है उसको नॉर्मली हमने उसको नॉर्मलाइज करना है, तो उसके लिए हमने लो फॉस्फोरस डाइट देंगे, ठीक है। उससे भी नहीं हो रहा, फॉस्फेट बाइंडर्स दे देंगे जो उसको लेके स्क्वीट आउट हो जाए, ठीक है। या तो हम विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म दे देंगे, विटामिन डी की फॉर्म दे देंगे जिसकी वजह से हमारे पास इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरा गोल क्या है कि हमने पैराथायराइड और विटामिन डी के लेवल्स को नॉर्मलाइज करवाना है, क्योंकि विटामिन डी अगर नॉर्मल रहेगा तो कंट्रोल रहेगा पैराथायराइड हार्मोन्स भी, तो उसमें हमने विटामिन डी एक्टिव प्रोडक्ट्स दे देंगे, विटामिन डी के प्रोडक्ट्स दे देंगे, या तो कैल्सीमाइमेटिक्स ड्रग्स दे देंगे। ये वही वाली ड्रग्स है जो आपके पास जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स है ना, जो इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज कैल्शियम करता था, ये कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर ओवर द पैराथायराइड ग्लैंड उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करवा देते हैं, उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करवा के, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करवा के पैराथायराइड की डिग्रेडेशन विद इन दी आपके पास पैराथायराइड ग्लैंड्स वो आपके पास करवा सकता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आगे मैं बताती हूँ। थर्ड स्टेप क्या है कि आपके सेकेंड स्टेप या फर्स्ट स्टेप से जो भी जा रहा है, जो भी स्टेप्स आपने फाइनली चूज किया, या तो आपने कैल्सीमामेटिक सेना कैल्सिड ले लिया है या विटामिन डी दे रहे हैं, तो उसकी डोजेस को एडजस्ट करवाना इन रिस्पॉन्स टू कैल्शियम, फॉस्फेट एंड पैराथायराइड लेवल्स, ठीक है। मेरा बच्चा सो तो नहीं गया यहाँ पे? समझ में आया बेटा ये चीज, ये स्टेप वाइज अप्रोच ऑफ हाइपर पैराथायराइडिज्म, सो तो नहीं रहे?
ठीक है, चलो ठीक है। अब सबसे पहले हमने, अगर फर्स्ट स्टेप है कि हमने फॉस्फेट लेवल्स को और कैल्शियम लेवल को मॉनिटर करके रखना है, तो हमने क्या किया कि फॉस्फेट डाइट को हमने अवॉइड किया, जो फॉस्फेट यानी कि सी फूड को अवॉइड कर दिया, मशरूम्स है, चिकन है, योगर्ट है, ग्रीन पीस, उसको हमने अवॉइड किया एंड लो फॉस्फोरस डाइट को हमने प्रेफर किया। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, अगर इससे भी नहीं हो रहा तो हमने फॉस्फेट बाइंडर्स दे दिए। फॉस्फेट बाइंडर्स में कैल्शियम बेस्ड बाइंडर्स भी होते हैं, मेटल बेस्ड बाइंडर्स भी होते हैं एंड कैल्शियम फ्री और मेटल फ्री बाइंडर्स भी होते हैं। जैसे अबिलामेरम जो है, क्लोरहाइड्रेट जो है वो मोस्टली हम यूज करते हैं, कार्बोनेट्स हम मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा कैल्शियम बेस्ड बाइंडर देंगे तो अब डुअल इफेक्ट्स इसका हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम लेवल्स भी नॉर्मलाइज हो जाएंगे और फॉस्फेट से बाइंड करके ये फॉस्फेट लेवल्स को भी नॉर्मलाइज करवा सकता है। ठीक है, और मेटल्स बेस पे अल्युमिनियम है। ठीक है, अल्युमिनियम आजकल यूज नहीं करते मेटल बेस पे, क्योंकि अल्युमिनियम की टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा हो आजकल मिल रही है। ठीक है, अच्छा कैल्शियम एसिटेट जो है मोर पोटेंट है एज कम्पेयर टू कैल्शियम कार्बोनेट, और ये लेस हाइपरकैल्सीमिया, क्योंकि हाइपरकैल्सीमिया के चांसेस इन पेशेंट्स में इस वजह से भी मिल सकते हैं क्योंकि हमने डुअल थेरेपी दे रहे हैं, फॉस्फेट बाइंडर भी दे रहे हैं और विटामिन डी भी एक साथ दे रहे हैं। अगर कैल्शियम बेस्ड बाइंडर देंगे तो डुअल इफेक्ट्स हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम भी आ रहा है और वो फॉस्फेट के लेवल्स को भी नॉर्मलाइज कर रहा है, लेकिन वो कैल्शियम और आपके पास ज्यादा भी करवा सकता है, क्योंकि विटामिन डी भी इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को इंक्रीज करा के हाइपरकैल्सीमिया की तरफ लेके जा सकता है पेशेंट्स में। ठीक है, फॉस्फेट बाइंडर में आजकल जो मोस्ट कॉमन है वो कैल्शियम फ्री एंड मेटल फ्री बाइंडर यूज हो रहा है इन एडजुवेंट थेरेपी विथ विटामिन डी। ठीक है, अच्छा विटामिन डी में भी हमारे पास 3 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन जो है वो एक्टिव फॉर्म है, कैल्सीट्रायोल है। ठीक है, ये ज्यादातर जो सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोकैल्सीमिया उसमें यूज करते हैं, यानी कि ये कैल्सीट्रायोल है, ज्यादातर हाइपोथायराइडिज्म में यूज होता है। ये ज्यादातर आपके पास मोस्टली आपके पास हाइपरथायराइडिज्म में ज्यादातर यूज नहीं होता। ठीक है, पैराथायराइडिज्म है। सेकेंड जनरेशन में अल्फा कैल्सीडायोल एंड डॉक्सी कैल्सीफेरॉल जो है वो हम यूज कर सकते हैं, जो लेकिन ये जो है इसमें ड्रॉबैक है सेकेंड जनरेशन में कि प्रो ड्रग है। ये पहले अल्फा है आपके पास जो है मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन होगी विद इन लिवर, देन ये एक्टिव फॉर्म में आएगा। ठीक है, सेकेंड सिलेक्टिव वाला है वो थर्ड जनरेशन है, उसमें पैराकैल्सीफेरॉल है और मैग्जाकैल्सीटोरॉल है। ठीक है, जो सिलेक्टिव एजेंट है वो आजकल बहुत यूज हो रहा है, क्योंकि इसका सिलेक्टिव एजेंट का है कि इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स द किडनी ज्यादा इफेक्ट है, यानी कि किडनी में एज कम्पेयर टू ज्यादा इफेक्ट है एज कम्पेयर टू इंटेस्टाइनल रिसेप्टर्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास विटामिन डी एनालॉग देंगे तो पैराथायरॉइड हार्मोन्स के लेवल्स को डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से बोन टर्नओवर विल बी डिक्रीजेस, इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस विल बी इंक्रीज, बोन फॉर्मेशन भी इंक्रीज करवाता है। ठीक है, और बोन रिजॉर्प्शन विल बी डिक्रीजेस, यानी कि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज होगा एंड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, विटामिन डी और उसकी डेरिवेटिव्स हैं, ये यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म में मैंने, अगर वहां पे समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ पे मैंने आराम से यहाँ पे दूसरी फॉर्म में भी लिख दिया है। इसमें फर्स्ट जनरेशन है कैल्सीट्रायोल विच इज नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन डी एंड एक्टिव फॉर्म। ठीक है, और ये ज्यादातर हाइपोकैल्सीमिया जब सीवियर है तो उन पेशेंट्स में हम दे सकते हैं, और ज्यादातर हाइपोथायराइडिज्म पैराथायराइडिज्म में हम उसे यूज करते हैं। और एर्गो कैल्सीफेरॉल ये मेटाबलाइज होगा लिवर एंड किडनी में, देन जो है ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, देन फिर ये काम करेगा। इसी वजह से इसमें क्योंकि प्रो ड्रग है तो उसमें जो कंप्लीटली डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, तो उसमें ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये स्टेजेस है क्रॉनिक रीनल फेलियर की, उसमें 3 और 4 पे ही ये काम करेगा। सिलेक्टिव जो है वो बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। कैल्शियम और मेटल फ्री बाइंडर्स मीन्स बेटा कि उसमें क्योंकि फॉस्फेट बाइंडर है उसमें कैल्शियम कंटेनिंग बाइंडर्स है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम एसिटेट है, जिसमें जो कैल्शियम से जो आपके सर्कुलेटरी फॉस्फेट से बाइंड करता है, जिसमें मेजर कंपोनेंट एलिमेंटल कंपोनेंट है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम एसिटेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो कैल्शियम कंटेनिंग आपके पास आ गया। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास आ गई मेटल, जिसमें एल्युमिनियम है। ठीक है, तो एल्युमिनियम मेटल कंटेनिंग आ गया। अब हमने एल्युमिनियम के भी साइड इफेक्ट ज्यादा है, कैल्शियम के भी हाइपरकैल्सीमिया के चांस, क्योंकि हाइपरकैल्सीमिया हो गया ना
तो वो वेस्कुलर कैल्सिफिकेशन की तरफ ले जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम को भी अगर हमने ज्यादा दे दिया ना तो वेस्कुलर कैल्सिफिकेशन की तरफ चला जाएगा पेशेंट, ठीक है। इसी वजह से का हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। इस वजह से अगर हम मेटल फ्री को प्रेफर करेंगे तो उसमें इस तरह का चीज नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। आवाज नहीं आ रही सही? अच्छा, अब है कैल्सी माइमेटिक्स, ठीक है। कैल्सी माइमेटिक जो है मैंने आपको बताया था कि जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर था ना, जो मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पीछे बताया था, जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स था, जो इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज कैल्शियम आपका काम करता था, और जस्ट लाइक एनसिड्स की तरह वो फॉस्फोलाइपेज जो मतलब वो फॉस्फोलाइपेज जो आपके जो है ना एक्टिविटी जो आपने एनसिड में बनी पड़ी थी, फॉस्फोलाइपेज एक्टिविटी थी, फिर एराकिडोनिक एसिड थी, फिर ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन था, इसी तरह का वही वाला मैकेनिज्म है। ये जो है कैल्शियम सेंसिटिव रिसेप्टर्स है, ठीक है, ये इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करवाता है, उसकी एक्टिविटी सेट पॉइंट्स है जो है ना उसको 1000 फोल्ड इंक्रीज कर देगा। तो थोड़ा भी नॉर्मल भी अगर कैल्शियम लेवल्स है, ठीक है, बेशक कैल्शियम लोअर लिमिट की तरफ है, तो वो समझेगा कि ये इंक्रीज कैल्शियम है, तो वो क्या करवाएगा, आपके पास फॉस्फोलाइपेज A2 की एक्टिविटी को इंक्रीज करवाएगा, फॉस्फोलाइपेज A2 एक्टिविटी इंक्रीज होगी, देन आपके पास एराकिडोनिक एसिड फॉर्मेशन होगी, यानी कि फॉस्फोलिपिड ब्रेकडाउन इनटू एराकिडोनिक एसिड, देन ल्यूकोट्राइन्स बनेंगे, ल्यूकोट्राइन देन पैराथायरॉइड हार्मोन्स को ब्रेक डाउन करवा देगा, जिसकी वजह से आपके पास पैराथायरॉइड रिलीज इन केस ऑफ सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म वो डिक्रीज हो जाएगी। सीना कैल्सिड है, सीना कैल्सिड जो है सेनिपर इसका मार्केट नेम है, ये आजकल इसके यूज और इसके रिसर्च आजकल बहुत हो रही है, सेना पर जो है वो बहुत इसका रिसर्च यूज हो रही है कि मोर सेफर ड्रग है, और अगर हमने विटामिन डी के साथ इसको भी दे दिया तो वेस्कुलर जो कैल्सिफिकेशन की जो आजकल मिल रहा है ना एडवर्स इफेक्ट, वो हमारे पास बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम उसका एडवर्स इफेक्ट मिलेगा। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट है लेकिन 3 इंडिकेशन है। 3 इंडिकेशन क्या है कि सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म इन केस ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर में मैंने बताया है, ठीक है। हाइपरकैल्सीमिया जिसमें एक्टिव पैराथायरॉइड कार्सिनोमा है, उन पेशेंट्स में दे सकते हैं। और सीवियर हाइपरकैल्सीमिया जिसमें प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है और जिसमें हमने प्लान बना रहे हैं कि सर्जरी करवाएं, तो उन पेशेंट्स में, या अगर हमने जिसमें कह रहे हैं कि हम सर्जरी नहीं कर पा रहे, एल्डरली पेशेंट्स हैं, उसमें तो और कैल्सिफिकेशन के चांसेस या रीनल स्टोन्स के चांसेस उन पेशेंट्स में मिल सकते हैं, तो उन पेशेंट्स में हम ये सीवियर हाइपरकैल्सीमिया में सीना कैल्सिड दे सकते हैं हम आराम से, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या है कि कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स के इफेक्ट को ये अगर नॉर्मल है इतना % है जो ये इंक्रीज कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से पैराथायरॉइड हार्मोन्स की रिलीज को ये डिक्रीज कर देगा। अच्छा, एक और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है बिसफॉस्फोनेट्स, ठीक है। ये बिसफॉस्फोनेट एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए, ये एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं है, ये इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि ये ऑस्टियोपोरोसिस में भी, और मोस्टली ये ज्यादा तो ऑस्टियोपोरोसिस या पैराथायरॉइडिज्म में हाइपो कंडीशन में ज्यादा यूज होती है, क्योंकि हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में क्या हो गया, पैराथायरॉइड हार्मोन ज्यादा है, जिसकी वजह से बोन्स में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ गई है। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी वजह से बोन्स में हमारे पास फ्रैक्चर के चांसेस मिल सकते हैं, तो बोन्स को प्रिजर्व करने के लिए हमने बिसफॉस्फोनेट एज अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। बिसफॉस्फोनेट क्या करेगा, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को डिक्रीज करवाएगा बाय स्टिमुलेटिंग ऑस्टियोक्लास्टिक अपॉप्टोसिस, यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट को इंक्रीज करवाएगा, और इवन कुछ बिसफॉस्फोनेट्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पाथवे को ब्लॉक करवा के मेवलिनेट पाथवे जो नेसेसरी है फॉर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी वो ब्लॉक करवा देगा। ये समझ में आया? ये समझ में आया कि बिसफॉस्फोनेट हम हाइपर पैराथायरॉइडिज्म सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में क्यों दे रहे हैं, हम बिसफॉस्फोनेट क्यों दे रहे हैं बेटा? हाँ, कोलेस्ट्रॉल पाथवे मींस ये जो है मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के थ्रू कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पाथवे जो होता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पाथवे का तो पता है ना,
कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पाथवे में इंटरमीडिएट कंपोनेंट है, फाइनल कंपोनेंट जैसे HMG है, ठीक है, HMG कोए है, फिर उसके बाद HMG कोए के बाद HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम है, देन आपके पास मेवलिनेट पाथवे है, ठीक है। मेवलिनेट इंटरमीडिएट जो है कंपोनेंट है, मेवलिनेट पाथवे जो है मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का, ये मेरे ख्याल से बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ चुका होगा ना। तो उसमें जो मेवलिनेट जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है फॉर जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पाथवे में आता है, उसमें क्या होता है कि ये जो है ये मेवलिनेट जो है सेवरल इम्यून सेल्स की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है, यानी कि ये T सेल, B सेल, आपके पास न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफेजेस है, इवन आपके पास ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को भी ये कंट्रोल। जी जी बेटा। हेलो। जी जी हाँ बेटा, आवाज आ रही है। मेरी 10 मिनट बाद दूसरी क्लास शुरू होने वाली है, 10 मिनट बाद दूसरी क्लास शुरू होने वाली है, तो प्लीज काइंडली आप हाँ बस ये लास्ट रह गया ना, मैं कर लूँ। ठीक है, तो बिसफॉस्फोनेट जो है वो आपके पास जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है मेवलिनेट, उसकी भी सिंथेसिस को ब्लॉक करवाता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसके 3 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, फर्स्ट जो है लेस पोटेंट है, उसके बाद सेकंड जनरेशन उससे ज्यादा पोटेंट है, और फाइनल जो है थर्ड जनरेशन है। ठीक है, अच्छा ये चीज हो गई। कैल्सिटोनिन भी, एस्ट्रोजन भी यूज कर सकते हैं, सही है। हम एस्ट्रोजन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर एस्ट्रोजन जो है वो भी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। ये जो है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ यानी कि आपके विटामिन डी की एक्टिविटी को इंक्रीज कराते हैं। अच्छा, कैल्शियम और फॉस्फेट बाइंडर जो है हमारे पास क्या है कि कैल्शियम बाइंड, क्योंकि फॉस्फेट को हमने हाइपरफॉस्फेटेमिया है ना क्रॉनिक रीनल फेलियर में, तो और हाइपोकैल्सीमिया है, ठीक है। तो कैल्शियम बेस्ड बाइंडर अगर हमने दिया तो फॉस्फेट को बाइंड करके उसको लेके हमारे पास स्क्रीट आउट हो जाएगा, यानी कि उसको हमारे पास बाहर निकाल देगा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि अगर वो नहीं है तो अल्मोनियम उसको न्यूट्रलाइज करवाने के लिए हमने मेटल बेस्ड है, ठीक है, मेटल बेस्ड बाइंडर्स हैं। ठीक है, अगर वो नहीं है और आजकल कैल्शियम बेस्ड बाइंडर्स हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट ज्यादा है, तो ही फिर हम लोग दूसरी तरफ गए हैं जो नॉन मेटल नॉन कैल्शियम कंटेनिंग बाइंडर्स हैं। एस्ट्रोजन भी हम दे सकते हैं सेकेंडरी में, ये ज्यादातर इसका जो प्राइमरी यूज नहीं है, इस वजह से मैं इसको जल्दी जल्दी आगे लेके जा रही हूँ। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोपैराथायराइडिज्म जिसमें डिक्रीज सिक्रीशन और एक्टिविटी ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड्स है, तो उसमें हम लोग क्या देंगे, हमने या तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दे देंगे या कैल्शियम दे देंगे। ठीक है, उसमें हम पैराथायराइड ग्लैंड जो टेरीपेराटाइट है प्रिपरेशन है, उसको हम फर्स्ट चॉइस अभी तक नहीं रखा। फर्स्ट चॉइस हाइपोपैराथायराइडिज्म में जो प्रिपरेशन जो पैराथायराइड हार्मोन्स की है वो अभी तक हमने फर्स्ट चॉइस नहीं रखा, क्योंकि अभी तक इसकी प्रिपरेशन जो है क्योंकि लॉन्गर ट्रीटमेंट चलेगी, लॉन्ग टर्म थेरेपी है हाइपोपैराथायराइडिज्म में, और ये जो प्रिपरेशन है पैराथायराइड की उसकी जो है एक्सपेंसिव भी है। दूसरी चीज इसकी एफिकेसी अभी तक अप्रूव नहीं हुई है, इसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है। तो इस वजह से या तो डाइट रिच इन कैल्शियम दे देंगे या कैल्शियम सप्लीमेंट्स दे देंगे या विटामिन डी हम प्रिपरेशन दे देंगे। तो हाइपोपैराथायराइडिज्म में डाइट रिच इन हम रिकमेंड करेंगे कि डाइट रिच इन कैल्शियम दें, या हम कैल्शियम सप्लीमेंट दें विच इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिट्रेट। ठीक है, और या तो हम दें विटामिन डी दें जो कैल्सिट्रायोल था, जो फर्स्ट जनरेशन था, जो मैं पहली जो हाइपोपैराथायराइडिज्म की ट्रीटमेंट में बताया था ना सेकेंडरी, जो फर्स्ट जनरेशन थी कैल्सिट्रायोल्स, वो हम रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा अगर हाइपरकैल्सीयूरिया की वजह से आपके पास हाइपोकैल्सीमिया मिल रहा है, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है जी, ये नॉट आपका कोई वैसा ट्रीटमेंट नहीं है, ये जस्ट सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। ठीक है, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से आपके पास यूरिन में, रीनल में आपके पास प्रॉक्सिमल ट्यूबुल से कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो चुकी होती है। तो अगर आपने हाइड्रोक्लोरोथायजाइड दिया तो ये नॉन हार्मोनल आपके पास इफेक्ट्स के थ्रू आपके पास कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन रीनल टिश्यू से इंक्रीज कराते हैं। टेरीपेराटाइड भी हम जो है दे सकते हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये मेजर जो है एक्सपेंसिव ड्रग है। दूसरी चीज क्या है कि एक्सपेंसिव ड्रग है, तो इसको हमने सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट के लिए इसको प्रेफर करेंगे, सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। इसका कोई भी एक्चुअल
जो है ना, अभी तक कोई हमारे पास इसका एफिकेसी कोई एज सच एस्टेब्लिश नहीं हुई है। ठीक है, ये प्रिपरेशन है हमारे पास कैल्शियम ग्लूकोनेट, इसके नाम ही याद कर लो, वही काफी है, और कुछ इतना वो नहीं है। ठीक है, आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं फास्ट गई थी। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म में बहुत आसान था कि या तो विटामिन कैल्शियम के हमने विटामिन डी के सप्लीमेंट दे दिया, फर्स्ट जनरेशन कैल्सिट्रायोल दे दिया, या कैल्शियम सप्लीमेंट्स दे दिए, या कैल्शियम प्रिपरेशन दे दी। ठीक है, और एक्टिव फॉर्म जो है मोस्टली हम लोग अवॉइड नहीं देते पैराथायराइड की, जो रिप्लेसमेंट थेरेपी की, क्योंकि उसकी एफिकेसी अभी तक आजकल अंडर ट्रायल ही है। ठीक है, कुछ पूछना है? लेक्चर का टाइम खत्म हो गया बेटा। ठीक है, हाँ, अलोन अगर हमने दिया है ना डाइट के साथ, अगर हमने अलोन कैल्शियम सप्लीमेंट भी दे दिया ना, तो भी आपके पास, क्योंकि कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो है बेशक हाइपोकैल्सीमिया की ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं, उसमें एलिमेंटल जो है ना, इस मैंने स्लाइड में भी बताया था कि एलिमेंटल कैल्शियम उसमें बहुत कम रखी गई है, क्योंकि वो आपके पास मोस्टली कैल्शियम हाइपरकैल्सीमिया की तरफ नहीं लेके जाना पेशेंट्स को। तो एडजुवेंट थेरेपी भी दे सकते हैं, अगर उससे मॉनिटर करने के बाद भी, अगर अलोन थेरेपी पहले स्टार्ट करेंगे अलॉन्ग विद डाइट, अगर उससे मॉनिटर करने के बाद भी कैल्शियम लेवल्स नहीं हो तो एडजुवेंट थेरेपी विटामिन डी के साथ यूज करेंगे। नहीं, अगर हाइपो तो सिर्फ इंडिविजुअली अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है ना, अभी तो हाइपोपैराथायराइडिज्म की डेफिशिएंसी बता रही हूँ ना, अगर विटामिन डी अलग है, अगर आपने विटामिन डी जो है वो आपके पास रीनल फंक्शन सही है, विटामिन डी नॉर्मली बन रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ सोल डेफिशिएंसी ऑफ पैराथायराइड है। ठीक है, तो हमारे पास इतना वो नहीं होता। ओके, ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज बच्चा।